हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे। आज के अपने इस सेशन को देख लेते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर ये लिंक काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे। आज के अपने इस सेशन को देख लेते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां सत्र शुरू हुआ है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो साबा कोरोसी को बनाया गया है। साबा कोरोसी का संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध हो जाएगा हंगरी से। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साबा कोरोसी को बनाया गया है। और इनका संबंध कौन से देश से है? हंगरी से है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इससे पहले यानी कि 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना होगा कि 76वें सत्र के अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद। और इनका संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध हो जाएगा मालदीव से। अब बात आई है यहाँ पर हंगरी की। तो हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी हो जाएगी बुडापेस्ट। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। कौन बनी है? कैटलीन नोवाक बनी है। और हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पुस्ताज। क्या कहा जाता है? पुस्ताज। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपको क्या बताना होगा कि इसको विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो घोषणा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा घोषणा की गई है। और राजधानी क्या होगी इसकी नई? इसकी नई राजधानी हो जाएगी विशाखापत्तनम। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापत्तनम। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तब आपको बताना होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसका गठन कब हुआ था ये अगर पूछ दिया जाए तो गठन हुआ था 1953 में। इसी से एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी जानेंगे। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या हो जाएगा? राजकीय पेड़ हो जाएगा नीम। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा चमेली। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को बनाया है। अब हरमनप्रीत कौर से संबंधित एक पॉइंट आपको और याद रखना है, T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तब आपको बता देना होगा कि ये हरमनप्रीत कौर हैं। कौन है? हरमनप्रीत कौर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित। यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1978 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना दिवस भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान हेड कौन हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल ने 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तब बताना है 47वां स्थापना दिवस मनाया है।
भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? वयाम रक्षाम इसका ध्येय वाक्य है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में डीआरडीओ से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ के वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत हैं। नीति आयोग से संबंधित 2 पॉइंट याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है टाटा स्टील मास्टर्स 2023 से संबंधित। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन से देश में किया गया? तो ये इसका जो आयोजन है नीदरलैंड में किया गया। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का जो विजेता है कौन बने हैं? तो अनीश गिरी बने। कौन? अनीश गिरी। और इसी टाटा स्टील मास्टर्स को और किस नाम से जाना जाता है? शतरंज का विंबलडन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शतरंज का विंबलडन जो 2023 में हुआ है उसके विजेता कौन बने हैं? तो अनीश गिरी बने हैं। और आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में जिला पूछा जाएगा तो जिला हो जाएगा सीहोर जिले में इसको प्रारंभ किया जाएगा। और स्थान पूछेगा तो स्थान हो जाएगा बुधनी स्थान। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उसी प्रकार से 2 योजनाएं और याद रखनी है। चिरंजीवी योजना का संबंध कौन से राज्य से है? राजस्थान से है। और पंचामृत योजना का संबंध कौन से राज्य से है? इसका संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मैनुएला रोका बोटे से संबंधित। ये कौन है? तो ये जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो इक्वेटोरियल गिनी है वहाँ की उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपको बताना होगा मैनुएला रोका बोटे बनी है। बात करेंगे इक्वेटोरियल गिनी की। तो इक्वेटोरियल गिनी जो है ये देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ये देश पड़ता है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन? यहाँ के राष्ट्रपति मबा सागो हैं। कब से 1979 से 1979 से अब तक यही राष्ट्रपति यहाँ के हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल गिनी देश की, तो देश जो है ये किसका गुलाम था? ये जो है स्पेन का गुलाम था। किसका गुलाम था? स्पेन का गुलाम था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र से संबंधित। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी हैं। और भूमध्य रेखा जो है कौन सी झील से गुजरती है? तो ये विक्टोरिया झील से गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद में पूछा जाए कब शुरू हुआ है? ये 1 फरवरी 2023 को। क्यों शुरू किया गया है तब बताना है। कस्तूरबा गांधी स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। पंचामृत योजना अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश की है। और पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यात्रा वर्ष 2023 जो अभियान है किसने प्रारंभ किया है? जी किशन रेड्डी ने प्रारंभ किया है। जी किशन रेड्डी कौन है? पर्यटन मंत्री हैं। किस उद्देश्य से ये अभियान प्रारंभ हुआ है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान प्रारंभ किया गया है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनकी जो बैठक है उनसे संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो G20 2022 की जो बैठक है कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? जर्मनी में। और ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? चीन में। और संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO 2023 की बैठक कहाँ होगी? भारत में होगी। और क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? टोक्यो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी COP21 में। सन पूछेगा तो 2015 बता देंगे। स्थान पूछेगा तो पेरिस बता देंगे। उसके बाद में यहाँ से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? किंशासा हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कौन से राज्य में है? हरियाणा में है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कौन से वर्ष मनाया गया था, तो ये 1997 में पहली बार मनाया गया था। अगर पूछा जाए कि ये क्यों मनाया जाता है, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। किसके लिए? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। देखो, रामसर समझौता हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को। अगर पूछा जाए कि रामसर समझौता लागू कब हुआ था, रामसर समझौता लागू हुआ था 1975 में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि रामसर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ था। तो भारत जो है इसमें 1982 को शामिल हुआ था। ये जो रामसर नाम का स्थान है कौन से देश में है? रामसर नाम का जो स्थान है ये ईरान में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। इस बार इसकी थीम हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वर्तमान समय में कितनी रामसर साइट हैं? तो ये हो जाएंगी 75। और सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है? सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में। कुल मिलाकर कितनी है? कुल मिलाकर 14 रामसर साइट यहाँ पर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ओडेसा शहर से संबंधित। ये उड़ीसा नहीं है, ये है ओडेसा शहर। ये जो ओडेसा शहर है ये चर्चा में है और यह कौन से देश में स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित है। चर्चा में क्यों है? तो इसको क्या किया गया है, इसको अभी हाल ही में जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा खतरे में जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उस सूची में इस ओडेसा शहर को शामिल किया गया है। बात करेंगे यूक्रेन की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को के द्वारा अगर बात करेंगे, यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर की सूची जारी की जाती है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं? भारत के 40 स्थल शामिल हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली सूची में। उसमें से अगर सांस्कृतिक स्थल पूछे जाएंगे तो 32 हो जाएंगे, प्राकृतिक स्थल पूछे जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, और मिश्रित स्थल पूछे जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और अमूर्त धरोहर, जो यूनेस्को के द्वारा अमूर्त धरोहर की सूची जारी की जाती है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो इसमें हो जाएंगे 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी हो जाएगी? नवीनतम अमूर्त धरोहर हो जाएगी दुर्गा पूजा। तो दोस्तों यहाँ से अब आपको एक पॉइंट ये बताना है कि जो विश्व धरोहर हैं 40 हैं, और उसमें से एकमात्र धरोहर मिश्रित धरोहर जो है उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वंदे मेट्रो से संबंधित। वंदे मेट्रो, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है? ये हो जाएगी वंदे मेट्रो। प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा वंदे मेट्रो। क्या हो जाएगा? वंदे मेट्रो। और इसे कब तक संचालित करने की घोषणा की गई है? दिसंबर 2023 तक इसको संचालित करने की घोषणा की गई है। और ये जो घोषणा है किसने की है? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई है। वर्ष 2030 तक इस प्रकार की कितनी हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण होगा? 35 हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण होगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी हेरिटेज रूट कालका शिमला रेलवे से। कहाँ से होगी? हेरिटेज रूट कालका शिमला रेलवे से। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में MPC के द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो जो बृहस्पति ग्रह है इसके 12 नए उपग्रहों को खोज करने की घोषणा की गई है। और बृहस्पति के बारे में बात करेंगे तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और उपग्रहों की इसकी कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 92। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 83। पहले जो है 83 उपग्रह के साथ शनि जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हो गए हैं? बृहस्पति के पास हो गए हैं। कितने? 92। और शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह हो गए हैं? 83। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित। प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एलोरा का मतलब क्या है? इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना। तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, आपको ये ज़रूर याद रखना है लेकिन कि जो प्रोजेक्ट एलोरा है किसने प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगी केरल की टीम, किसको हराकर? पंजाब को हराकर। फाइनल मैच जो है सूरत गुजरात में हुआ था, कहाँ पर? डुमासा बीच पर। सर्वाधिक गोल इसमें किसने किए हैं? अमित गोदारा ने किए हैं। कहाँ से हैं ये? राजस्थान से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? सिजू एस बने हैं। ये कहाँ से हैं? केरल से हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 4 फरवरी 2000 को मनाया गया था। थीम क्या है इसकी 2023 में? तो थीम हो जाएगी क्लोज द केयर गैप। 2022 की थीम क्लोज द केयर गैप, 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप और 2024 में भी इसकी थीम क्या होगी? क्लोज द केयर गैप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5वें नंबर के तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की जो आधारशिला है कहाँ रखी गई है? झारखंड में रखी गई है। आधारशिला किसने रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। और 5वें तरल नैनो यूरिया जो उर्वरक संयंत्र है इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण किया है इसको इफ्को के द्वारा। और इफ्को का मुख्यालय कहाँ है? इफ्को का मुख्यालय है दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि पहले नंबर का जो तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलोल गुजरात में। और दूसरे नंबर की प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 से संबंधित। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है ये इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 12वां संस्करण हुआ है। आयोजन हुआ है लेह लद्दाख में। और विजेता कौन बना? विजेता बना आईटीबीपी। आईटीबीपी इसका तीसरी बार विजेता बना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम। राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है? रिलायंस जियो और जीएसएमए के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कहाँ से? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। कितने दिनों तक इसका आयोजन होता है? इसका जो आयोजन है 9 दिनों तक होता है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव है। काला घोड़ा कला महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। बुक कौन सी है? वांडर्स किंग एंड मर्चेंट इनकी बुक है। और डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया। कौन से संस्करण का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा इसका 4था संस्करण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कब किया गया? 9 फरवरी 2023 को। कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है? नई दिल्ली से। शुभारंभ किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। किस उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 से संबंधित। आयोजन हुआ है इसका 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। कहाँ हुआ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कौन सा संस्करण है ये इसका? ये इसका तीसरा संस्करण है। और 5वें नंबर के जो यूथ गेम है उनका आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। और तीसरे नंबर के जो यूनिवर्सिटी गेम है उनका आयोजन कहाँ हुआ? उनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।